तो जैसा कि कहा था कि आईपीएल के बारे में बात करेंगे। इंग्लैंड और इंडिया के बीच जो टेस्ट श्रृंखला चल रहा था वो खत्म हो गया। फाइनल आप देखिए आईपीएल का टाइम आ गया है। 10-11 दिन एक तरह से रह गए हैं, तो उसी के बारे में एक तरह से बात करेंगे। और जैसे कि मैंने प्रीवियसली कहा था भी कि इन डिटेल बात करेंगे, क्योंकि ऑक्शन के टाइम या रिटर्न रिलीज के टाइम भी उतना एक तरीके से हमने बात नहीं किया था टीमों के बारे में। और आई थिंक ये जो एक तरह से 9-10 दिन रह गए हैं उसी में हर एक टीम के बारे में बात करेंगे। और स्टार्ट करेंगे मेरे फेवरेट चेन्नई सुपर किंग्स से। पहला मैच ही उनका है, एक तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं आरसीबी के अगेंस्ट 22 मार्च को। तो जिस ऑर्डर से एक तरीके से मैचेस रखे गए हैं टीमों के, उसी ऑर्डर में बात करेंगे। तो फर्स्ट चेन्नई और बैंगलोर का है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट जो एक तरीके से दो टीमें रहेंगी उसमें चेन्नई और बैंगलोर के बारे में बात करेंगे। फिर पंजाब और दिल्ली का मैच है, बाद में कोलकाता और एसआरएच का आखिर मैच जो कि गुजरात और मुंबई के बीच है, मतलब पहले राउंड का मैच। तो ऐसे में आखिर जो दो टीमें होंगी वो गुजरात और मुंबई होंगी, जिनके बारे में बात करेंगे। बीच में राजस्थान और लखनऊ भी होंगी। बट इस वीडियो में जैसा ही कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में बात करेंगे, सीएसके के बारे में, डिफेंडिंग चैंपियंस। एक ऐसी टीम जिसको कि अगर आप देखो 2018 में जब कमबैक हुआ था, तो ऑलमोस्ट अगर आप देखो 90% जो एक्सपर्ट्स थे या जो भी एक तरीके से वो फैंस थे, उनका मानना यही था कि चेन्नई सुपर किंग्स डैट्स आर्मी है। काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर जो कि सीनियर प्लेयरों से एक तरह से भरी हुई टीम है। बट इस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और हो सकता है वो टॉप 4 में एंटर ना करे। बट अगर उस सीजन से बाद से अब तक देखें तो सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी वही रही। इनफैक्ट ये कहे तो मुंबई इंडियंस के साथ सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी रही है, जिन्होंने जॉइंट और अब देखो 5 दफ़ा ये ट्रॉफी उठाया है। काफ़ी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी रही है, कंसिस्टेंट रही है। आई थिंक मुंबई इंडियंस ने ट्रॉफी जीतने के मामले में कंसिस्टेंसी ज़रूर दिखाई है, बट उतने कंसिस्टेंट वो रही नहीं है एक तरीके से प्ले ऑफ में एंटर करना हो या फाइनल खेलना हो, जितने की सीएसके रही है। तो वो थोड़ा सा कह सकते हैं उनसे उन मामलों में एक तरह से आगे है। तो खैर चेन्नई के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी आप देखो कैंप स्टार्ट हो चुके हैं ऑलमोस्ट सभी टीमों के। चेन्नई के स्पेशली आप देखो पहले लग जाते हैं, क्योंकि अभी तो एमएस धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं खेलते हैं, रिटायरमेंट ले चुके हैं काफ़ी टाइम पहले। तो वो एक तरीके से अवेलेबल हो जाते हैं मार्च के फर्स्ट वीक से ही। और साथ ही जो डोमेस्टिक के खिलाड़ी हैं वो भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो उनको लेके एक तरह से चेपॉक में एक तरह से कैंप लग चुका है, प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। और इस बार तो वो जो उनका एक तरह से कहेंगे कि पुराना अंदाज है जो कि हमने अपने बचपन में देखा था कि लंबे लंबे बालों के साथ आते थे और खेलते थे, वहाँ पे दिखाई देता था वो स्टनिंग लुक। उसी अंदाज में दोबारा से दिख रहे हैं लंबे लंबे बालों के साथ। अगर आप देखो दोबारा से उस जो चाइल्डहुड एरा है हमारा, उसको एक तरह से रिविजिट करने का हमें मौका मिला है। और ये भी कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा है कि शायद जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया था अपना करियर, उसी नोट पे एक तरह से ख़त्म करना भी चाहते हैं। हालांकि विद एमएस धोनी यू नेवर नो एनीथिंग। उनके साथ ऐसा है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वो क्या करने वाले हैं। पिछले साल भी लगा था कि आखिर सीज़न है, इस बार भी लग रहा है कि आखिर सीज़न है, बट वो कब तक खेलेंगे एज अ प्लेयर वहाँ पे एक तरह से पता नहीं है। आई थिंक कुछ टाइम पहले उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट डाला था जिसपे कि कुछ नए रोल के बारे में उन्होंने बात की थी। बट अंत में वो दिखा कि एक एडवर्टाइजमेंट ही थी जियो सिनेमा का। बट काफ़ी लोगों ने उस पर ये एक तरीके से सोच लिया था कि शायद एमएस धोनी कुछ अलग रोल में दिखेंगे। हो सकता है बैटिंग पोजीशन चेंज कर दे या फिर कप्तानी किसी और को दे दे 2022 की तरह, जैसे उन्होंने जड्डू को दे दिया था इनिशियल ईयर। अब देखो आईपीएल स्टार्ट होने से पहले, हालांकि बाद में उनसे ले भी लिया था क्योंकि चेन्नई की हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी मिड सीज़न में अगर आप कहें। खैर वो चीज़ अभी इस सीज़न में तो नहीं दिख रहा है। ये लग रहा है कि फाइनली एक सीज़न यहाँ पे खेलेंगे और हो सकता है कि फाइनली इसी सीज़न के बाद एक तरीके से रिटायरमेंट ले ले, क्योंकि अगले सीज़न अगर आप देखो तो मेगा ऑक्शन होने वाला है। तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेच करने वाले हैं। बट अगेन एमएस धोनी के साथ वही चीज़ है कि आप कोई भी चीज़ एक तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। उनके साथ हमेशा से वो ऐसा चीज़ रहा है कि वो अपने जो स्ट्रैटेजी है, जो प्लानिंग है, वो कभी भी एक तरीके से ओपनली शेयर नहीं करते हैं। हमेशा से अगर आप देखो तो वो उसको बड़े आराम से करके निकल जाते हैं और बाद में हमें पता लगता है। तो खैर देखिए एमएस धोनी के बारे में और चेन्नई के बारे में बात करेंगे तो एक तरीके से बहुत टाइम लगेगा। बट हमें आई थिंक जो 2024 का आईपीएल सीज़न होना है उसके बारे में बात करना है। तो बेसिकली तो सबसे पहले देखो जैसा कि मैंने रिटेंशन और रिलीज के टाइम और जो ऑक्शन पिक्स हुए थे उसके बारे में आई थिंक मैंने अपडेट नहीं दिया था, तो उसी के साथ स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा एक तरीके से आपको पास्ट में लेके चलूँगा, बाद में ऑब्वियसली इस टाइम पे क्या कर सकते हैं, क्या एक तरीके से उनकी स्ट्रैटेजी रह सकती है, और ऑब्वियसली जो उनके एक तरह से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है जिसको कि हम ये मान सकते हैं कि स्ट्रेंथ और वीकनेस, उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे।
और आखिर में ऑब्वियसली आपको एक प्रोबेबल प्लेइंग 11 देने की कोशिश करूंगा। आई थिंक 12 खिलाड़ी देने पड़ेंगे क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर भी एक तरह से हार्ड होगा, और ऑब्वियसली बात करेंगे कि कहाँ पे एक तरह से फिनिश कर सकते हैं। तो खैर देखिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए CSK ने जब एक तरह से रिटेन किया था तो उन्होंने, अगर आप देखो तो 19 खिलाड़ी को रिटेन किया था, और ठीक ठाक पर्स उन्होंने एक तरह से बचा के भी रखा था ऑप्शन के लिए, क्योंकि एक बड़ा नाम बेन स्टोक्स को उन्होंने रिलीज कर दिया था, क्योंकि बेन स्टोक्स वो अवेलेबल नहीं होने वाले थे इस सीजन के लिए। आई थिंक वो 100% फिट नहीं है। उसके बावजूद अगर आप देखो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी रिसेंटली टेस्ट श्रृंखला खेल के गए हैं इंडिया में ही, तो बॉलिंग उतना कर नहीं रहे हैं, तो वो फिटनेस का उनका ज़रूर इशू है। तो अभी वो ज़्यादा कमिटेड है एक तरीके से इंग्लैंड के टीम के लिए, मतलब अपने देश के लिए, तो इसलिए वो प्रायोरिटाइज उसको कर रहे हैं। तो वो अवेलेबल नहीं होने वाले थे और चेन्नई ने उनके साथ एक तरीके से परस्यू नहीं किया और उनको रिलीज़ कर दिया। दैट मीन्स एक बहुत ही बड़ा अमाउंट जो कि उनके वहाँ से निकल गया। ऑलरेडी अंबाती रायडू ने उस सीज़न के बाद रिटायरमेंट ले लिया था, तो वहाँ से भी आई थिंक जो 6-7 करोड़ थे वो भी निकल आए। तो वैसे मैं देखो कि तो उन्होंने काफ़ी एक तरीके से कोर को एक तरह से रिटेन किया था, जिसमें MS धोनी थे, कॉनवे थे, ऋतुराज हो, रहाणे हो, शेख रशीद, मोइन अली, निशांत सिंधु, शिवम दुबे, जडेजा, सैंटनर, दीपक चहर, तुषार देशपांडे, फिर हंगर केकर, अजय यादव बंडल, मुकेश चौधरी, पथिराना हो गए, थिक्षना हो गए, सिमरजीत सिंह और प्रशांत सोलंकी, आप 19 नाम देख सकते हो। इन सबको उन्होंने रिटेन किया था, और बाद में अगर आप देखो तो उन्हें रिलीज़ भी कर दिया था। ऐसा ही कहा कि बेन स्टोक्स को रिलीज़ किया था, फिर सिसांदा मगाला जो काइल जेमिसन के रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे उनको रिलीज़ किया था, और साथ ही काइल जेमिसन को भी रिलीज़ कर दिया था। अंबाती रायडू आज सेट की रिटायरमेंट ले लिया था उन्होंने, तो ऑब्वियसली उनको रिलीज़ करना था। ड्वेन प्रिटोरियस जो कि 2-3 सीज़न CSK के साथ रहे, उनको भी रिलीज़ उन्होंने किया क्योंकि उतना यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। फिर डोमेस्टिक में आप देखो भगत वर्मा, फिर हमारे उड़ीसा के शुभ्रांशु सेनापति 2 सीज़न वहाँ पे रहे हैं। मैचेस खेलने का मौका नहीं मिला, बट उन्होंने अच्छी खासी फील्डिंग की है, फाइनल में भी अच्छी आई थिंक फील्डिंग की थी, तो अच्छी मेमोरीज उनके साथ भी रही है। आकाश सिंह जो लेफ्ट आर्म सीमर आए थे मुकेश चौधरी की जगह पे, तो उनको भी रिलीज़ कर दिया क्योंकि मुकेश चौधरी जो कि वो फिट हो गए। तो आई थिंक ये देखो उन्होंने काफ़ी एक तरह से कहीं मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर रिटेन किए, और कुछ बंच ऑफ प्लेयर्स को एक तरह से उन्होंने रिलीज़ कर दिया था। 6 स्लॉट एक तरह से खाली थे क्योंकि 25 मैक्सिमम एक तरह से टीम एक तरह से अपने स्क्वाड में रख सकती है, जिसमें 3 ओवरसीज एक तरह से वो स्लॉट भर सकते थे, और जो पर्स रिमेनिंग था उसमें देखो 31.4 CR। और जब इतने बड़े अमाउंट के साथ वो ऑक्शन में गए तो उनके पास अच्छा खासा एक तरीके से चांस था कि अच्छे खासे एक तरह से खिलाड़ी को एक तरह से देखते, तो उनके लिए ज़रूरी था क्योंकि बेन स्टोक्स नहीं थे, अंबाती रायडू नहीं थे, तो उस मिडिल ऑर्डर में उनको एक अच्छा खासा एक बड़ा प्लेयर खरीदना था जो कि एक्सपीरियंस हो, फॉरेनर हो, एक तरह से चलेगा, और जहाँ पे वो एक तरह से अच्छे से काम करे। साथ ही क्योंकि तेज़ गेंदबाज भी एक तरह से काइल जेमिसन, मगाला, प्रिटोरियस, इन सबको भी जाने दिया था, तो ऐसे में उनको भी एक तरह से कोई एक तरह से बड़ा नाम चाहिए था कि अच्छा खासा पेसर भी ले। बाकी ओवरऑल तो टीम ठीक ठाक ही थी, और 1-2 इंडियन नाम पे एक तरह से वो जा सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो मैंने आपको बड़ा नाम कहा मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन चाहिए, तो वो गए डारल मिचेल के पास, 14 करोड़ खर्च किए, बड़ा अमाउंट एक तरह से उनके पीछे इन्वेस्ट किया और उनको ले आए। बहुत अच्छे प्लेयर है, स्पिन पेस बहुत अच्छा खेलते हैं। रिसेंट में हमने वर्ल्ड कप 2023 में उनकी परफॉर्मेंस देखी है, दोनों ही जो मैचेस इंडिया और न्यूजीलैंड के हुए दोनों में शतक जड़े। तो इंडिया के अगेंस्ट अगर कोई प्लेयर अच्छा करता है तो डेफिनेटली उसको एक तरह से वो वैल्यू मिलती है, वो रिकॉग्निशन मिलती है, तो दैट वाज ए गुड पिक। और उसके बाद देखो रचिन रविंद्र, एक और सेंसेशन न्यूजीलैंड के, जिन्होंने टॉप ऑफ द ऑर्डर एक तरीके से तबाही मचाई हुई थी। हालांकि T20s में उनके नंबर्स उतने कुछ खास नहीं है, बट अगेन यंग खिलाड़ी है, और चेन्नई में जो भी एक तरह से खिलाड़ी आता है उसको वो बनाते हैं, तो वो आई थिंक अनदर गुड पिक, जिनको कि सिर्फ 1.8 CR में उनको मिल गए, जो कि मैं मानूंगा एक बहुत अच्छी स्टील है, क्योंकि ऑलराउंडर है, क्वालिटी ऑलराउंडर है, और अभी काफ़ी यंग है, तो उन पर इन्वेस्ट किया जा सकता है अगले काफ़ी टाइम तक। तो वो चेन्नई सुपर किंग्स ने बहुत अच्छी तरीके से किया। हालांकि मेगा ऑक्शन जब अगले सीजन में आएगा हो सकता है उनको रिटेन ना कर पाए, बट सर्टनली इस सीज़न के लिए बहुत अच्छे पिक हुए हैं। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर की घर वापसी हुई, 4 करोड़ लगे, बट शार्दुल ठाकुर जो कि काफ़ी तरीके से अच्छे परफॉर्मेंस दिए थे CSK में बिफोर गोइंग टू KKR और दिल्ली, जहाँ पे वो कुछ खास कर नहीं पाए थे, तो आई थिंक घर वापसी हुई है, तो होपफुली वो अच्छा करेंगे। इसके अलावा जो तेज़ गेंदबाज की बात कर रहा था, तो किसी बड़े नाम के पास नहीं गए, नाइदर मिचेल स्टार्क नॉर पैट कमिंस, किसी के भी पास नहीं गए। उन्होंने लिया मुस्तफिजुर रहमान को, एक्सपीरियंस गेंदबाज है,
और उन कंडीशन में चेपॉक में जहाँ पे थोड़ी सी बॉल फंस के भी आती है, कटर्स का अच्छा इस्तेमाल करते हैं फिर, तो उनको उसी के चलते लिया, 2 करोड़ में ही मिल गए, तो अनदर गुड पिक। इसके अलावा देखो समीर रिजवी जो एक अनकैप्ड इंडियन थे, थोड़े से अननोन कमोडिटी थे, लेकिन फ्रेंचाइजी जो कि वो लगातार एक तरीके से डिफरेंट जो टूर्नामेंट्स होते हैं अराउंड द वर्ल्ड उसको जाके फॉलो करते हैं और कहीं ना कहीं एक आधा नाम ऐसा निकल कर लाते हैं। तो समीर रिजवी जो कि यूपी से खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, बहुत ही हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, तो उनको उन्होंने 8.4 सीआर में लिया, यानी कि काफ़ी टक्कर थी एक तरह से उनको लेने में, और कहीं ना कहीं चेन्नई को वो एक फिनिशर रोल में एक तरह से बैट्समैन चाहिए था। आई वॉज थिंकिंग कि वो शाहरुख खान के पीछे जाएंगे क्योंकि वो एक तरह से लोकल प्लेयर थे और पिछले टाइम में भी एक तरह से सीएसके उनके ऊपर इंटरेस्टेड एक तरह से रही है, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो शाहरुख खान को पिक करेंगे, बट वो गए समीर रिजवी के पास। इसके अलावा देखो तो अरावली अविनाश जो भी रिसेंट अंडर 19 टीम जो अभी खेल रही थी वर्ल्ड कप, उसका विकेट कीपर थे, तो उनको 20 लाख में लिया है एज फॉर बैकअप। तो यही एक तरह से इनके पिक्स थे, 6 पिक्स थे। ओवरसीज पिक तो मैं कहूँगा डेफिनेटली बहुत अच्छा किया है, और साथ इंडियन पिक में शार्दुल ठाकुर को पा गए, एक्सपीरियंस गेंदबाज, और या कोई ऑलराउंडर अगर आप देखो तो वो नीचे अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, और फिर समीर रिजवी के ऊपर भी उन्होंने एक तरह से इन्वेस्ट किया है। खैर ये तो एक तरह से इनकी टीम बन गई, बट अब बारी है कि जब आईपीएल स्टार्ट होगा तो ये जो उन्होंने ऑप्शन पिक्स किए हैं या फिर जो भी एक तरह से स्क्वाड असेंबल किया है वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो सिंपल देखिए, चेन्नई को एक तरीके से अगर आप जज कर रहे हैं तो आई थिंक वो उतना सही नहीं होगा, क्योंकि चेन्नई की टीम अगर आप पिछले कुछ साल देखिए या फिर आप स्टार्टिंग से ही देखिए तो चेन्नई की टीम कभी भी ऐसी नहीं रही है कि बहुत ज़्यादा उस टीम में फायर पावर हो या कोई बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक हो जिसमें काफ़ी डेडली गेंदबाज हो। वो एमएस धोनी के साथ ही चलते हैं और बिल्कुल उनको बना के टीम दे देते हैं, जो उनकी इंस्ट्रक्शन होती है उसी के हिसाब से, और फिर एमएस धोनी अपने हिसाब से गेम चलाते हैं। और आप देखो कि उसी वजह से कंसिस्टेंट भी रहे हैं, ट्रॉफियाँ भी जीती हैं। हाँ, बीच में 1-2 सीज़न आया 2020 में, 2022, जहाँ पे आप देखो कंप्लीटली एक तरीके से ऑफ कलर दिखा सीएसके, बट उसके पीछे भी रीज़न था कि इंजरी इश्यूज थे, प्लेयर अवेलेबल नहीं हुए थे, कॉम्बिनेशन सही तरीके से हो नहीं पा रहा था, तो उसी वजह से वहाँ पे देखो कि रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आए। और ऑब्वियसली 2020 का आपको पता है कि यूएई में हुआ था, जो डिफरेंट कंडीशन है, और जो टीम चेन्नई बनाती है आई थिंक उनकी स्ट्रैटेजी रहती है आई थिंक चेपॉक और जो इंडियन कंडीशन है उसके अराउंड, क्योंकि वो चेपॉक में जहाँ पे 7 मैचेस खेलते हैं उस हिसाब से अपनी स्पिन हैवी टीम रखते हैं और वैसे प्लेयर रखते हैं जो कि स्पिन अच्छे से खेल पाए, और फिर बाकी पिचेस में आप देखो जहाँ पे अच्छी खासी बैटिंग सर्फेसेस होती है वहाँ पे 2-3 मैचेस निकाल देते हैं। तो खैर ये एक तरीके से स्ट्रैटेजी रहती है, और इस बार भी उसी का राउंड गए हैं, और इस बार भी काफ़ी एक तरह से पॉजिटिव आई थिंक थिंकिंग थी जब ऑक्शन में बैठे थे, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स लाए हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कोई ऐसी उन्होंने परचेज नहीं की है जो कि कुछ मतलब आपको उस परचेज की कुछ मीनिंग ही नहीं लगे। मतलब वैसे प्लेयर लाए हैं जिनको वो ठीक तरीके से यूज़ कर सकते हैं और सही जगह पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डैरल मिचेल का मैंने आपको दिया कि डैरल मिचेल परफेक्टली वो जो मिडिल ऑर्डर बैटर हैं नंबर 4-5 वो वहाँ पे शूट कर जाएंगे, क्योंकि अंबाती रायडू नहीं है, बेन स्टोक्स नहीं है, तो उस ऑर्डर में वहाँ पे खेल जाएंगे। सचिन रविंद्र बैकअप हो जाएंगे डेवॉन कॉनवे के लिए, क्योंकि वो इंजर्ड हो चुके हैं इस सीज़न में और बाहर हो चुके हैं ऑलमोस्ट, अगर आप कहें मई तक, तो वहाँ पे वो खेल लेंगे। उसके अलावा आप देखो तो समीर रिजवी को लाए हैं, तो वो डेफिनेटली इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलेंगे। और बाकी रहा शार्दुल ठाकुर, तो जो उनकी ऑलरेडी काफ़ी सारे एक तरह से इंडियन डोमेस्टिक गेंदबाज हैं, उनके साथ एक और गेंदबाज जुड़ गया जिसके पास एक्सपीरियंस है और चेन्नई के कंडीशन में और चेन्नई के टीम से खेलने का भी एक तरह से एक्सपीरियंस है। तो खैर आई थिंक इनकी जो अगेन स्ट्रेंथ की बात करें तो एमएस धोनी इनके स्ट्रेंथ है। जब तक वो हैं यहाँ पे तो आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो कि वो एक तरह से वो चीज़ सालों से करते आए हैं। बाकी कप्तानों का तो पता नहीं, लेकिन एमएस धोनी के साथ वो चीज़ है कि वो मतलब कमज़ोर से कमज़ोर टीम के साथ भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। परफेक्ट एग्जांपल आप लास्ट ईयर देख सकते हो, उस बॉलिंग लाइनअप के साथ अगर आप टूर्नामेंट जीत जाओ जो उनके पास थी, तुषार देशपांडे, पथिराना, थिक्शाना, मुकेश चौधरी नहीं थे, दीपक चहर आधे सीजन अवेलेबल थे नहीं, आकाश सिंह आए थे, हंगर गेकर खेले थे, जडेजा एंड मोइन अली उतने कोई T20 के सुपरस्टार गेंदबाज नहीं है, उसके बावजूद वहाँ पे ट्रॉफी जीते हैं, तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। तो वही आई थिंक उनकी स्ट्रेंथ है एमएस धोनी। आई थिंक वीकनेस की जहाँ तक बात करें तो वही है कि जो ट्रस्ट एमएस धोनी दिखाते हैं, अगर वो प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो जाए और परफॉर्म नहीं कर पाए
फिर आई थिंक उनके लिए दिक्कत हो सकती है। और डेवॉन कॉनवे का ना होना इस सीज़न, क्योंकि काफ़ी एक तरीके से एक्सपीरियंस बैट्समैन थे, साथ एक तरह से स्टेबलाइज भी करते थे उस बैटिंग लाइनअप को, क्योंकि उनके साथ आप डेफिनेटली आप 500-600 रन का एक तरह से सीज़न एसोसिएट करते थे। बट अब क्योंकि वो नहीं होंगे तो थोड़ा सा टॉप ऑर्डर वहाँ पे आई थिंक हल्का दिखेगा ज़रूर। जहाँ तक प्लेइंग 11 की बात करें, मैं अभी आपको बताऊँगा कि प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो आई थिंक थोड़ा सा पेंच फंसेगा वहाँ पे। मुझे लगता है कि एक तो मोइन अली है और दूसरे रचिन रविंद्र। अब दोनों में से किसके पास जाए, क्योंकि मोइन अली के पास एक्सपीरियंस है, ऑफ स्पिन डालते थोड़ा सा वेरिएशन लाते हैं, और साथ ही अच्छे खासे बैट्समैन भी हैं जो कि एक तरीके से किसी भी बैटिंग ऑर्डर में खेल सकते हैं। दूसरी तरफ रचिन रविंद्र, आई थिंक मैं तो डेफिनेटली एक बेटर बैटर मानूंगा मोइन अली से, बट लेफ्ट आर्म स्पिन डालते हैं जो कि जडेजा ऑलरेडी कर रहे हैं, और साथ ही ज़्यादा एक तरह से बेहतर वो कर पाएंगे टॉप ऑर्डर में। आई थिंक वो एक कॉल उनको लेनी पड़ेगी। तो आई थिंक ऋतुराज के साथ दोनों में से कोई एक ओपन करेगा। अभी जो मैंने आपको आई थिंक शेयर की है उसमें डेवॉन कॉनवे ऊपर है, बट क्योंकि मैंने उस टाइम ये एक तरीके से बनाई थी टीम, तो अभी वो इंजर्ड हो गए हैं, तो डैट मीन्स रचिन रविंद्र स्लास मोइन अली आप कर सकते हो। मतलब अगर मोइन खेलते हैं हो सकता है मिडिल ऑर्डर में खेले, रचिन रविंद्र खेलते हैं तो फिर वो टॉप ऑर्डर में खेलेंगे। इसके अलावा रहाणे को नंबर 3 पे रख सकते हैं और शिवम दुबे 8-4। तो आई थिंक ये इनके टॉप ऑर्डर हो जाएगा। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में आए आई थिंक डैरल मिचेल 5 पे हो जाएंगे। जैसा कि मैंने अभी स्लास रखा है मोइन अली, बट मुझे लगता है कि डैरल मिचेल डेफिनेटली खेलेंगे, क्योंकि अब सीएसके को ज़रूरत है उस मिडिल ऑर्डर में डैरल मिचेल की। तो मोइन अली और रचिन रविंद्र में से पिक कर सकते हैं। रविंद्र जडेजा एट 6, MS धोनी एट 7, देन दीपक चहर प्रॉब्ली एट 8। 9 पे उनको डिसाइड करना है कि शार्दुल ठाकुर के एक्सपीरियंस के साथ जाएंगे या फिर लेफ्ट आर्म स्टीमर मुकेश चौधरी के साथ जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा वेरिएशन वो ऐड करेंगे। इसके अलावा महेश दीक्षाना जो कि चेन्नई के प्रेफरेंस रहते हैं, MS धोनी के प्रेफरेंस देते हैं। काफ़ी लोगों का मानना है कि मिचेल सैंटनर को खिलाना चाहिए, बट MS धोनी दीक्षाना के साथ ही स्टिक करते हैं, क्योंकि दीक्षाना थोड़ा सा एक तरह से वैरायटी ऐड करते हैं कि इन टर्म्स ऑफ कि एवरी सिचुएशन में बॉलिंग कर सकते हैं। पावर प्ले में डाल सकते हैं, मिडिल फेज में डाल सकते हैं और डेथ ओवर्स में भी। विथ सैंटनर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो कि ऑलरेडी जडेजा के रूप में आपके पास है, और फिर सैंटनर को आप सिर्फ पावर प्ले या मिडिल ओवर में यूज़ कर सकते हो। डेथ ओवर्स में उनसे बॉलिंग करा नहीं सकते हो, और पावर प्ले में भी बॉलिंग कराना काफ़ी रिस्की है उनके साथ। तो आई थिंक वो एक तरीके से एस्पेक्ट है जो कि दीक्षाना को आगे रखता है। और फिर पथिराना, आई थिंक पथिराना का भी कुछ इंजरी इशू चल रहा है। आई थिंक रिसेंट जो अभी बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज चल रहा है उसके दौरान ही शायद वो इंजर्ड हुए थे। तो अगर वो इनिशियली अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर मुस्तफिजुर को भी एक तरह से वो खिला सकते हैं, या फिर इनके पास तो ऑलरेडी इंडियन में काफ़ी सीमर हैं तो उनको भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आई थिंक समीर रिजवी को ट्राई कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको टीम दी है वो एक तरीके से बॉलिंग फर्स्ट टीम है, तो डेफिनेटली आप जब बैटिंग करोगे तो फिर समीर रिजवी एक तरीके से गेंदबाज की जगह पे आ जाएंगे। इंटरेस्टिंग रहेगा उनको देखना, और आई थिंक प्लेयर टू वॉच आउट फॉर मी आई थिंक इन CSK समीर रिजवी क्या करते हैं वो देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़े प्राइस पे उनको लिया है और होपफुली उनके लिए चांस भी क्रिएट होगा, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। तो आई थिंक अगर बात करें आई थिंक प्रोबेबिलिटी की है कहाँ पर फिनिश कर सकते हैं। अगेन जो मैंने आई थिंक थोड़ी देर पहले ही कहा था कि CSK के साथ वो चीज़ कि आप MS धोनी को प्रेडिक्ट करो वो डेफिनेटली बहुत मुश्किल है। हालांकि यार आप देखो ऑफ सीजन भी रहे हैं, 2020 की बात की, 2022 की भी बात की, वो चीज़ हो सकती है। बट आई थिंक जिस तरह से टीम दिख रही है, जिस तरह से लास्ट ईयर वो कॉन्फिडेंस के साथ गए थे और ट्रॉफी उठा के आए थे, मुझे अभी भी लग रहा है कि ये टॉप 4 की टीम आपको इनिशियल तो नहीं दिखेगी, क्योंकि काफ़ी और टीमें जो बेहतर टीमें दिखेंगी ऑन पेपर। बट विद MS धोनी कैप्टनिंग द साइड और वो जिस तरह से गेम चलाते हैं, तो फिर इनको आप सर्टनली वन ऑफ द टॉप 4 टीम आप मानोगे। और ये अगर टॉप 4 में गए तो ये फाइनल खेलेंगे और मोस्ट प्रोबेबल है कि वो ट्रॉफी जीत के आ सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल उनके सामने मुंबई इंडियंस हो। तो हालांकि मुंबई इंडियंस भी एक तरह से काफ़ी बदल चुकी है, बात करेंगे उसके बारे में, बट मुझे लग रहा है कि टॉप 4 में क्वालिफाई करेंगे। विद MS धोनी प्लेइंग इज लास्ट सीजन, और डेफिनेटली कोशिश करेंगे अपने फैंस के लिए, खुद के लिए और अपने टीम के लिए वो कुछ मेमोरी एक तरह से बना के जाए। तो मुझे लग रहा है कि टॉप 4 में कर सकते हैं इंटर, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा कि शुरुआत अच्छा हो, जो टॉप ऑर्डर है वो फायर करे, क्योंकि विदाउट कॉनवे मुझे लगता है ये स्लाइटली इनको दिक्कत हो सकती है। ऋतुराज को थोड़ा सा टाइम लगता है स्टार्ट होने में, उनकी जो मतलब कह सकते हैं उनका फॉर्म थोड़ा सा लगता है उनको 2-3 मैचेस जो कि एक तरह से वहाँ पे सेट होने के लिए। हालांकि पिछले सीजन में पहले ही मैच में ज़बरदस्त स्टार्ट किया था गुजरात के अगेंस्ट, तो इस बार भी वही उम्मीद करेंगे। बट वही है, इनको डिसाइड करना पड़ेगा कि डैरल मिचेल, मोइन अली और रचिन रविंद्र, इन तीनों में से किसी दो को एक तरह से खिलाएंगे,
किसी एक को बाहर रखना पड़ेगा। बाकी बॉलिंग में आई थिंक फिक्शना के साथ आइदर मुस्तफिजुर या पथिराना को एक तरह से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरह से इनकी चेन्नई की बात हो गई। तो होपफुली मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा। ऑब्वियसली देखो हर एक चीज़ के बारे में तो बात नहीं कर सकते, तो जितना भी आई थिंक बता सकता था आपको बताया है। तो आशा करता हूँ कि आप वीडियो पूरा देखोगे और आपको अच्छा लगेगा, और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपना टीम भी एक तरह से ज़रूर दोगे। जो भी आपको लगता है कि ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकता है चेन्नई का, उसके बारे में ज़रूर बताइए। बाकी दोस्तों तक शेयर भी कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। अगले वीडियो में बात करेंगे आरसीबी की, इस साल कप नमदे होता है कि नहीं, क्योंकि वुमेन्स टीम तो अच्छा कर रही है, मतलब हो सकता है कि क्वालिफाई कर जाए एक तरीके से टॉप 3 के लिए प्लेऑफ में। तो वही उम्मीद एक तरीके से मेंस टीम से भी करेंगे, बट उससे पहले हम उस टीम के बारे में ज़रूर बात करेंगे। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।